एपिसोड 111 to 120, अध्याय 111-092 राष्ट्रीय पुरुष देवता हृदयस्पर्शी _5। टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर चमकी जिसमें एक छोटी बच्ची एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी, अपनी ठुड्डी को हाथ पर रखे दूर आसमान को निहार रही थी। हल्की और ताज़ा हवा उसकी स्कूल यूनिफॉर्म के किनारे को ऊपर उठा रही थी। उसके साफ सुथरे कटे बालों के नीचे, जो उसे बहुत आज्ञाकारी दिखाते थे, एक नाजुक चेहरा था। उसकी त्वचा धूप में पारदर्शी और गोरी लग रही थी। जब वह मुस्कुराती थी तो उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो जाती थीं, जिससे एक बहुत ही दयालु और सुकून देने वाला एहसास होता था। हालांकि उसके चेहरे के भाव कुछ खास खूबसूरत नहीं थे, लेकिन उसका मधुर और आज्ञाकारी स्वभाव अविस्मरणीय था, मानो तूफान के बीच खिलता हुआ कोई छोटा सा सफेद फूल जो उसकी रक्षा करने की सहज इच्छा जगाता था। ये रूप घरेलू लोगों में बहुत लोकप्रिय था और एक बार ऑनलाइन प्रसारित होने के बाद ये तुरंत उनकी प्रशंसा का पात्र बन गया। यूनिया ने सोचा कि क्या युनशेन को इस प्रकार की लड़की पसंद है। ड्रैगन को जन्म देते हैं, फीनिक्स को जन्म देते हैं और एक चूहे का बच्चा छेद खो देगा। एक ही घोंसले से कुछ भी अच्छा नहीं निकलता है। जिडाई को शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। यूनिया के होठों पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि उस पाठ ने आंटी डाई पर सचमुच प्रभाव डाला था। जब यूनिया ने केतली नीचे रखी तो उसमें से एक हल्की सी आवाज आई। जिडाई ने आवाज सुनकर अपना सिर घुमाया तो देखा कि यूनिया ग्लेज्ड टेरेस के सामने एक तरफ खड़ी थी और सहज ही टीवी बंद करने जा रही थी। मिस यूनिया। उसकी आंखें चुपके से यूनिया को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक असामान्य भावना की झलक पाने की उम्मीद कर रही थी। गिलास पकड़े हुए यूनिया का पतला और गोरा हाथ पारदर्शी गिलास की पृष्ठभूमि के सामने विशेष रूप से सुंदर लग रहा था। उसने पानी का हल्का घूंट लिया, एक सरल भाव जो सहज लालित्य को दर्शाता था। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में उसकी सामान्य सौम्य मुस्कान थी और उसकी गहरी काली आंखें दूसरी ओर देख रही थीं। आंटी डाई, मैंने आपसे कई बार कहा है, मुझे मिस मत कहिए, बस मुझे यूनिया याया कहिए, उसने कहा। मिस, ओह याया, आप ठीक तो है ना? जिडाई ने संकोच से पूछा। यूनिया हंसी। मुझ में क्या गड़बड़ हो सकती है? सिर्फ इसलिए कि कांग जिनिक्सियन टीवी पर है, इसका मुझसे क्या लेना देना? आंटी डाई, अगर आप सचमुच बोर हो रही हैं तो आप ज्यादा बाहर जा सकती हैं। जिडाई को यूनिया के चेहरे से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह मिस यून के बचपन के दिनों को याद किए बिना नहीं रह सकी। वह बड़ी हो गई थी, ज्यादा समझदार और शांत हो गई थी, और अगर उसके मन में कुछ चल भी रहा था तो जिडाई के लिए उसे बताना कितना आसान था। क्या यून परिवार की हर बात का अब उससे कोई लेना देना नहीं रह गया था? जिडाई को कुछ पता नहीं था, नहीं उसने आगे पूछने की हिम्मत की। उनके बीच एक दशक का समय था और वह मिस यून को समझने में लगातार असमर्थ होती जा रही थी। एक और गिलास पानी डालने के बाद यूनिया उसे ऊपर ले गई। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ी उसके कदम रुक गए, फिर भी वह पीछे नहीं मुड़ी। उसकी आवाज धीमी और शांत थी जो हवा में बह रही थी। मैं परसों जियांगज़हौ लौट जाऊंगा आंटी डाई, अगर आप वापस जाना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा। जैसे ही उसकी आकृति सीढ़ियों में लुप्त हुई, जिडाई आश्चर्यचकित होकर वहीं खड़ी रही। मिस यून जियांगज़हौ वापस जा रही थी। जियांगज़हौ में क्या कर रही थी? कुछ लोगों के बारे में सोचते हुए जिडाई को अभी भी अपने सीने में एक अनसुलझा गुस्सा महसूस हो रहा था। उसने निर्णय लेते हुए अपने होंठ काटे। मिस यून जियांगज़हौ में चाहे जो भी कर रही हो, शहर इतना विशाल था कि वे कभी भी एक दूसरे से टकरा सकते थे। उन्हें चिंता थी कि मिस यून को तंग किया जाएगा, और इसके अलावा मिस यून को किसी की जरूरत थी जो उनका ध्यान रखे। चाहे कुछ भी हो, उन्हें उनके पीछे पीछे चलना ही था। अपने कमरे में वापस आकर यूनिया ने अपना कंप्यूटर खोला और सर्च बॉक्स में कांग जिनिक्सियन का नाम टाइप किया, जिससे खबरों की बाढ़ आ गई। सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली पोस्ट एक वेइबो के बड़े व्यक्ति द्वारा 3 मिनट पहले की गई थी। अफवाहों के मुताबिक हाल ही में लोकप्रिय हुई घरेलू देवी एक अमीर परिवार की दत्तक पुत्री हैं और उनका 18वां जन्मदिन अब से एक हफ्ते बाद है। अफवाह है कि उनकी दत्तक मां उनसे बहुत प्यार करती हैं और उसी शाम हुआडू होटल में उनके लिए एक वयस्क समारोह आयोजित करेंगी। होटल से लीक हुई अतिथि सूची की एक झलक ही आंखों को चौंधिया देने के लिए काफी है। उफक, कुछ लोग इतने भाग्यशाली कैसे होते हैं? यूनिया ने भौहें उठाईं। एक सप्ताह बाद हुआडू होटल, 18वां जन्मदिन समारोह। वह लगभग कल्पना कर सकती थी कि कांग जिनिक्सियन चमक रहा है, हर किसी की ईर्ष्या और ध्यान में डूबा हुआ है। उसकी मुस्कुराहट आज्ञाकारी और मधुर है। युनशु की आंखों में और युनशेन की आंखों में प्यारा सूती गद्देदार जैकेट है। हाँ, वह छोटा सा सफेद फूल जिसे संजोकर रखने और संरक्षित करने की जरूरत थी। इसके तुरंत बाद वीबो पोस्ट डिलीट कर दी गई। यूनिया जैसे ही ब्राउजर बंद करने वाली थी, उन्होंने गलती से वीबो होम पेज पर क्लिक कर दिया और ऊपरी दाएं कोने पर क्लिक करके बाहर निकलने ही वाली थी कि उनकी नजर अनजाने में ट्रेंडिंग सर्च बॉक्स में सबसे ऊपर रैंक किए गए नाम पर पड़ गई। राष्ट्रीय पुरुष देवता, जिसके बगल में एक और प्रतीक है। यूनिया को एक पल के लिए अपनी धड़कनें असामान्य रूप से तेज महसूस हुईं। उसने भौहें सिकोड़ी। इस असामान्य प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए बाहर निकलने के लिए क्रॉस पर क्लिक करने को तैयार हुई, लेकिन मानो किसी भूत प्रेत के वशीभूत होकर उसका हाथ माउस को हिलाकर उस पर क्लिक कर गया। अध्याय 112-092 राष्ट्रीय पुरुष देवता हृदय की धड़कन _6। ये नवीनतम गर्म विषय है क्योंकि एक दंग फोटो ऑनलाइन वायरल हो गया है। अफवाहों के साथ कहा गया है कि जियांगज़हौ नंबर 1 हाई स्कूल का एक स्कूल आइडल अचानक अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गया है, जिसे महिला नेटिजन्स द्वारा राष्ट्रीय पुरुष देवता के रूप में पूजा जाता है। वेइबो उन लड़कियों से भरा पड़ा है जो उन पर फिदा हैं, पुरुष देवता का नाम मांग रही हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मांग रही हैं, उनके शरीर के माप मांग रही हैं। ऐसा लगता है जैसे यह मध्य विद्यालय की कुछ अजीब अवस्था में पड़ी लड़कियों का समूह है, जिनके बीच में कुछ अजीब सी वृद्ध महिलाएं भी हैं। यूनिया ने वह फोटो देखी जिसने उसे अत्यधिक प्रसिद्ध बना दिया। क्लिक करें, बड़ा करें। पसीने से तर बास्केटबॉल कोर्ट पर बैंगनी और सफेद जर्सी पहने वह लड़का हवा में उछल रहा था, गेंद को सटीक तरीके से डुबो रहा था। उसकी मुद्रा दृढ़ता से भरी हुई थी।
आप उसकी बाहों और पैरों पर उभरी हुई नसें भी देख सकते थे, जो एक तरह का जुनून जगा रही थी। फोटो का कोण एक चुपके से लिए गए शॉट जैसा लग रहा था, लेकिन इसे कलात्मक रूप से शूट किया गया था। तेज धूप में साइड प्रोफाइल स्पष्ट, ऊंची भौहें, तेज निगाहें, ऊंचा नाक का पोल, थोड़े सिकुड़े हुए पतले होंठ, सभी एक साथ एक फैशन पत्रिका के एक सुंदर आदमी की तरह आ रहे थे। आश्चर्यजनक रूप से सुंदर, स्वर्ग को चौंकाने और आत्माओं को हिला देने के बिंदु तक। जुनून, जोश और युवा ऊर्जा, सुबह की धूप या झुलसा देने वाली लौ की तरह। इस युवक में आप जीवन की शुद्धतम चमक और आशा महसूस कर सकते हैं, जो आपको अनायास ही उसका पीछा करने, उसकी पूजा करने के लिए मजबूर कर देती है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी सारी लड़कियां उसे पसंद करती हैं। ये तस्वीर वाकई बहुत अच्छी ली गई थी। इसे देखकर यूनिया का भी दिल धड़क उठा। बचपन की वह घमंडी बच्ची पलक झपकते ही बड़ी हो गई। यूनिया ने मुस्कुराते हुए वेबो पेज बंद कर दिया और उन उभरते विचारों को शुरुआत में ही रोक दिया। वह हमेशा से ही बहुत तार्किक व्यक्ति रही हैं, उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कुछ ऐसे विचार हैं जिनके बारे में किसी को नहीं सोचना चाहिए। उनके लिए भावनाएं क्रूर जानवरों और प्रचंड बाढ़ की तरह हैं। बेशक वह उनसे बचने के लिए कुछ भी करेगी। शाम 6:40 पर देसेंगजू प्राइवेट रूम में यूनिया ने एक कप पानी मंगवाया और उसे अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे पीने लगी। मीटिंग के लिए जल्दी पहुंचना एक अच्छी आदत है। यूनिया कभी देर से नहीं आती थी। प्रोफेसर बर्ड ने किसका परिचय कराया है। 6:30 बजे एक वेटर के मार्गदर्शन में वह व्यक्ति निजी कमरे में पहुंचा। लगभग 50 वर्ष की आयु में, साफ सुथरा सूट पहने, काले बालों में कंघी किए हुए, चश्मा पहने, होठों पर हल्की मुस्कान लिए, वह एक काला ब्रीफकेस लिए हुए अंदर आया। पहली नजर में वह एक शिक्षक, सुसंस्कृत और विनम्र व्यक्ति लगे, और एक कठोर और ईमानदार विद्वान की तरह। जब उस आदमी ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक उभर आई। यूनिया खड़ी हुई और मुस्कुराई। नमस्ते, मैं निक्स हूँ। आदमी ने खुद को संभाला और धीरे से मुस्कुराया। मैं ली युआन हूँ। ये नाम सुनकर यूनिया की बाहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। ये ली युआन देश का सबसे प्रसिद्ध पीएचडी सलाहकार था, जो अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए एक के बाद एक प्रतिरक्षा विज्ञान की समस्याओं को हल करता था। उनके कई काम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट पत्रिकाओं और चैनलों में प्रकाशित हुए थे, जिससे काफी हलचल मची थी। वह कंट्री हुआ मेडिकल साइंस अकादमी के अध्यक्ष, जिंगदू फर्स्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल के अध्यक्ष, दूसरे मिलिट्री मेडिकल यूनिवर्सिटी इम्यूनोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक भी थे। 38 साल की उम्र में उन्हें एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग का सबसे कम उम्र का सदस्य और देश का सबसे कम उम्र का जनरल चुना गया। वह कंट्री हुआ के चिकित्सा क्षेत्र का सबसे चमकीला मोती था। यूनिया ने लंबे समय से उनकी महान प्रतिष्ठा के बारे में सुना था और उनके कई कार्यों को पढ़ा था। वह उनके लिए बहुत सम्मान करती थी और कभी नहीं सोचती थी कि प्रोफेसर बर्ड जिस व्यक्ति से मिलवाएंगे वह वही होंगे। प्रोफेसर ली, मैं लंबे समय से आपकी प्रतिष्ठा का कायल रहा हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा। यूनिया मुस्कुराई, मानो कोई नन्हा प्रशंसक अपने आदर्श से मिल रहा हो। उसका चेहरा मुश्किल से उसकी खुशी छिपा पा रहा था। ली युआन ने अपने सामने बैठी लड़की को देखा। उसका चेहरा सुंदर था, चाल ढाल शानदार, फिर भी उसकी आंखें जवान और अनुभवहीन थीं, बिल्कुल किसी हाई स्कूल की छात्रा जैसी। उसका आश्चर्य यूनिया से कम नहीं था। प्रोफेसर बर्ड ने मुझे बताया कि निक्स एक डॉक्टर है और मुझे आने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि डॉक्टर निक्स इतनी छोटी लड़की होगी। ली युआन ने हल्की आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। लगता है मैं सचमुच बूढ़ा हो रहा हूँ। यूनिया मुस्कुराई। यही कारण है कि मुझे सार्वजनिक रूप से सामने आना पसंद नहीं है। कई लोग मुझसे सर्जरी करने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन अगर वे मुझे व्यक्तिगत रूप से देखें तो शायद वे किसी से भी तेजी से भाग जाएंगे। ली युआन, यूनिया के आत्महीन हास्य पर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। क्योंकि आप अविश्वसनीय रूप से युवा दिखती हैं, तो मरीजों के परिवारों को कैसे आश्वस्त किया जा सकता है। अगर यह मेरा परिवार होता तो मैं भी बहुत चिंतित होता। यूनिया मुस्कुराई, न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया। दोनों ने खूब बातें की, ज्यादातर बेहद पेशेवर विषयों पर, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिस पर एक समय सभी वैज्ञानिक अपनी बुद्धि लगा रहे थे और ली युआन उनमें से एक थे। फिर ट्यूमर कोशिकाओं में साइटोकाइन जीन थेरेपी के तरीकों पर भी बात हुई, जिस पर यूनिया ने भी शानदार ढंग से बात की। अध्याय 113-092 राष्ट्रीय पुरुष देवता हृदयस्पर्शी _7। यही वह विषय था जिस पर ली युआन की टीम हाल ही में चर्चा कर रही थी, और यूनिया की अनोखी अंतर्दृष्टि ने उन्हें एक बार फिर उसे एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। वह सिर्फ शल्य चिकित्सा उपकरणों को संभालने में ही माहिर नहीं थी, उसमें असली क्षमता थी। कम से कम ली युआन को तो यही लगता था कि उसने सचमुच उसकी रचनाएं पढ़ी हैं, उन्हें पूरी तरह समझा है और उन्हें याद कर लिया है। भोजन समाप्त होते होते खाना ठंडा हो गया था और दोनों अभी भी अपनी बातचीत खत्म करने को तैयार नहीं थे। एक प्रोफेसर तो प्रोफेसर ही होता है, विद्वान और वाक्पटु। उसने यूनिया को जबरदस्त प्रेरणा दी। ली युआन को भी यूनिया के साथ बातचीत करने में बहुत मजा आता था। इस युवती का दिमाग तेज था, मुद्दों पर उसका नजरिया अनोखा था और वह अक्सर उसे हैरान कर देती थी, उसे ज्ञानवर्धक स्पष्टता के पल देती थी। मैंने प्रोफेसर बर्ड से सुना है कि आप घरेलू स्तर पर अपना करियर विकसित करने की योजना बना रहे हैं। ली युआन ने पूछा। यूनिया ने सिर हिलाया। हम। ली युआन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। क्यों? आपका विदेश में बहुत अच्छा करियर है, आप वह देश क्यों लौट रहे हैं? बेशक, अपनी मातृभूमि की ओर से मैं प्रतिभाओं की वापसी का स्वागत करता हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहूं तो विदेश में अवसर कहीं अधिक और बेहतर हैं। यूनिया मुस्कुराई। क्योंकि यह मेरा घर है। 10 साल तक विदेश में भटकने के बाद मैं अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहती हूँ। उसकी मुस्कान कुछ अलौकिक लग रही थी और ली युआन को लगा कि वह उसे कुछ हद तक समझ रहा है। ये हुआ देश के लोगों की एक बहुत ही पारंपरिक मानसिकता थी। आप मेरे अस्पताल में क्यों नहीं आते? हमें एक मुख्य सर्जन की जरूरत है। ली युआन का प्रस्ताव सावधानीपूर्वक विचार का परिणाम था। यूनिया दंग रह गई।
वह जानती थी कि सैन्य अस्पताल में पहुंचना कितना मुश्किल था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि ली युआन इतनी आसानी से मदद की पेशकश करेगा। यह आसमान से गिरती हुई पाई जैसा था। कोई और होता तो उसकी खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। उनके लहजे से ऐसा लग रहा था कि यह पद कम से कम उप प्रमुख जैसा था। यद्यपि वह युवा थी, लेकिन उनकी योग्यताएं और शैक्षणिक प्रमाण पत्र स्वयं ही सब कुछ कह रहे थे। यूनिया ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मुझे आपके उदार प्रस्ताव को अस्वीकार करना होगा, क्योंकि मैंने पहले ही दूसरे अस्पताल का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। कौन सा अस्पताल? प्रतिभा के मामले में उनसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कौन कर सकता है? जियांगजो फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल, यूनिया ने उदासीनता से कहा। जियांगजो को हुआ कंट्री का एक प्रथम श्रेणी का शहर माना जाता था, जिसने हाल के वर्षों में तेजी से विकास किया है और इसकी जीडीपी लगातार देश भर में शीर्ष 3 में रही है। दक्षिण में और समुद्र के पास स्थित होने के कारण यहाँ साल भर बसंत जैसा मौसम रहता है, जो इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाता है। पर्यटन उद्योग ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, जिससे ये वास्तव में एक उल्लेखनीय स्थान बन गया है। फिर भी राजधानी शहर की तुलना में जियांगजो जितना भी अच्छा था, उसमें कुछ कमी थी और दोनों अस्पतालों के बीच का अंतर तो और भी कम था। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता होगा कि उसके लिए कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। क्या आप पुनर्विचार नहीं करेंगे? ली युआन इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और वह उसका मन बदलने की उम्मीद कर रहा था। यूनिया की चमकदार आंखें ली युआन से मिली जब वह उसके सामने बैठी थी। मैं प्रोफेसर की दयालुता की सच्ची सराहना करती हूँ, लेकिन जियांगजो मेरा गृहनगर है। मैं घर के करीब रहना चाहती हूँ, इसलिए। ये देखकर ली युआन ने आह भरी। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम इतने सालों से घर से दूर रहे हो, अब समय आ गया है कि तुम ज्यादा बार आओ। फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल के डिप्टी डीन मेरे छोटे भाई हैं। एक दिन जब मैं जियांगजू जाऊंगा तो चलो साथ में खाना खाएंगे। यह उसके लिए रास्ते खोलने का एक अप्रत्यक्ष तरीका था। ली युआन के शब्दों से वह अस्पताल में होने वाली कई परेशानियों से बच जाएगी। यूनिया मुस्कुराई। धन्यवाद प्रोफेसर ली। प्रोफेसर ली ने उसे अपने घर आमंत्रित किया, लेकिन यूनिया ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए अप्रैल की ठंडी हवा में अभी भी ठंडक थी। यूनिया ने अपना कोट और कसकर लपेट लिया और घर जाने के लिए टैक्सी बुलाने की तैयारी करने लगी। तभी एक काले रंग की सेडान कार धीरे धीरे आकर रुकी और नीचे की ओर झुकी खिड़की से किंडू का सुंदर और सौम्य रूप दिखाई दिया। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर टिके हुए थे और उसने अपना सिर घुमाकर यूनिया की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आ जाओ। उनके पीछे गाड़ियां तेजी से गुजर रही थीं और चमकदार नियॉन लाइटें टिमटिमा रही थीं। उसके कोमल चेहरे का रूप और भी मनमोहक लग रहा था। यूनिया ने यात्री दरवाजा खोला और अंदर चढ़ गई। कार का हीटर चालू था, जिससे तुरंत ठंड दूर हो गई। किंडू अचानक झुक गया, जिससे यूनिया चौंक गई। वह उसके बड़े हुए सुंदर चेहरे को देखती रही, मानो कुछ असमंजस में हो। किंडू ने मुस्कुराते हुए उसके पीछे से सीट बेल्ट निकाली। जब आप कार में बैठते हैं तो आपको सीट बेल्ट बांधनी होती है। इसे बांधने के बाद उसने यूनिया की ओर देखा और खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं सका। तुमने क्या सोचा था कि मैं क्या करने जा रहा था? यूनिया ने अपने होठों को भींच लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी, क्योंकि कार वहां से दूर जाने लगी थी जहां वे थे। भाई आडू, आपको कार कहां से मिली? गाड़ी चलाते हुए किंडू ने जवाब दिया, अभी अभी खरीदा है। यूनिया ने उसकी ओर देखा। भाई आडू। किंडू ने अपनी बाहें उठाई। क्या तुम्हें लगता है कि कार खरीदने से मैं कंगाल हो गया हूँ? मैंने पिछले कुछ सालों में शेयरों से काफी पैसा कमाया है। तुम्हारे लिए रोल्स रॉयस खरीदना कोई समस्या नहीं होगी। अध्याय 114-092 राष्ट्रीय पुरुष देवता, हृदय की धड़कन _8। क्या आप लंबे समय तक देश में रहने वाले हैं? भाई आडू, मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ अकेला ठीक रहूंगा। हालांकि, किंडू ने हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी वजह से देश में रह रहा हूँ? यूनिया चुप हो गई। तुम सच में बहुत ज्यादा सोचते हो। पिताजी घरेलू बाजार का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं और उन्हें इसकी देखरेख के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत है। जाहिर है, वह व्यक्ति मैं ही हूँ। हालांकि मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, लेकिन अब से मेरा काम बहुत व्यस्त हो जाएगा और शायद मेरे पास तुम्हारे साथ बिताने के लिए उतना समय नहीं होगा। तो बस इतना ही था। यूनिया ने अपने दिल में राहत की सांस ली। किंडू ने अपना सिर घुमाकर यूनिया की ओर देखा और मन ही मन आह भरी। पिताजी अगले सप्ताह देश वापस आ रहे हैं, हमें तब एक साथ मिलने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। यूनिया को अंकल किन की भी बहुत याद आती थी। इतने सालों में उन्होंने अपना सारा समय और ऊर्जा काम में लगा दी थी। उनके पास बिल्कुल भी खाली समय नहीं था। भाया डू ने ही हमेशा उसकी और म्याओ म्याओ की देखभाल एक पिता और माँ दोनों की तरह की थी। दरअसल उसने और अंकल किन दोनों ने ही इस समय देश लौटने का फैसला किया था, लेकिन उनके इरादे अनकहे थे। कल आप जियांगजो कितने बजे लौट रहे हैं? मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा। खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही अपना हवाई जहाज का टिकट खरीद लिया है और आंटी डाई मेरे साथ वापस जाएंगी। भाया डू, अपना काम करो। स्टीयरिंग व्हील पर किंडू का हाथ थोड़ा कस गया। 10 साल बीत चुके थे और हालांकि वे बचपन के प्रेमियों की तरह साथ साथ पले बड़े थे, उसे एहसास हुआ कि वह कभी भी यूनिया के दिल के करीब नहीं पहुंच पाएगा। वह सचमुच उसके कंधे हिलाकर पूछना चाहता था उसे और क्या करना है, लेकिन वह पूछ नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा कदम उठाने से न केवल वह यूनिया के साथ भाईचारे का स्नेह खो देगा, बल्कि वे दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। उसने सोचा, रहने दो, अभी तो वो जवान है, हालांकि समझदार है, पर उसे प्यार का कोई तजुर्बा नहीं है और औरत मर्द के बीच के मामलों की उसे समझ नहीं है। शायद जब वो बड़ी हो जाए तो सब ठीक हो जाए। पिछले 10 सालों से उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मर्द था, वो। उसने म्याओ म्याओ को अपने आप ही नजरअंदाज कर दिया। हालांकि वो उसे अपना भाई मानती थी, लेकिन चूंकि उनका खून का रिश्ता नहीं था, इसलिए उनके बीच अनगिनत संभावनाएं थीं।
हम आंटी डाई के आसपास होने से मुझे थोड़ी राहत मिलती है, ये जानकर कि कोई तो है जो तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी का ध्यान रखेगा। यूनिया का आईक्यू भले ही बहुत ऊंचा हो, लेकिन जिंदगी में वह बिल्कुल बेढंगी है। खाना बनाने की कोशिश में वह रसोई में आग लगा सकती है और कपड़े धोने की कोशिश में कपड़े खराब कर सकती है। उसके अकेले रहने का ख्याल ही नहीं था। लेकिन क्या एक राजकुमारी को ऐसा ही होना चाहिए? क्या आपने कभी किसी राजकुमारी को खुद खाना बनाते और कपड़े धोते देखा है? तुम मेरी राजकुमारी हो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरी मौजूदगी की आदी हो जाओगी और तब दुनिया की कोई भी चीज मुझे तुमसे अलग नहीं कर पाएगी। यदि 10 वर्ष पर्याप्त नहीं है तो अगले 10 वर्ष भी उपलब्ध हैं। मैं तुम्हें कल स्टेशन ले चलूंगा। ये विचार मन में घूम रहे थे, किंडू फिर बोला। इस बार यूनिया ने मना नहीं किया और केवल अपना सिर हिलाया। टिकट चेकिंग के दौरान यूनिया और जी डाई को गायब होते देख किंडू को थोड़ी उदासी महसूस हुई। उसके मन में टिकट खरीदकर उनका पीछा करने का आवेग आया, लेकिन उसने जल्दी से उसे दबा दिया। कभी कभी बहुत अधिक चिपकू होना उल्टा भी पड़ सकता है, विशेष रूप से यूनिया जैसे व्यक्ति के साथ। वह सीमित महसूस करना पसंद नहीं करती, इसलिए उसने उसे स्वतंत्रता दी। अगर उसे पता होता कि यूनिया किन लोगों से मिलेगी, उसके जाने के बाद क्या होगा, तो वह बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के उसके पीछे भागता। इस दुनिया में सबसे दुखद शब्द हैं काश, जो जीवन की अप्रत्याशितता पर लाचारी और अफसोस से भरे होते हैं। यदि हमें पता होता कि यह इस हद तक पहुंच जाएगा तो हमने शुरुआत ही क्यों की। विमान में चढ़ने से पहले यूनिया ने एक टेक्स्ट संदेश भेजा, जिसका तुरंत उत्तर दिया गया। यूनिया ने अपने होठों पर मुस्कान ला दी और अपना फोन बंद कर दिया। अपना सामान ले जाते हुए जी डाई ने यूनिया को मुस्कुराते हुए देखा और खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, क्या हो रहा है। यूनिया ने अपना फोन बैग में रखा, जी डाई की ओर देखा और अपनी चाची की आंखों के कोनों पर झुर्रियां देखी, जो इस बात का संकेत थी कि पिछले 10 वर्षों में उनकी उम्र कितनी बढ़ गई थी। एक पुराना परिचित, आंटी डाई, विमान उतरते ही आप उनसे मिल पाएंगी। इस संक्षिप्त स्पष्टीकरण के बाद वह तेजी से बोर्डिंग गेट की ओर चल पड़ी। जी डाई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। कोई पुराना परिचित, जियांगजो की धरती पर कदम रखते हुए, अनंत नीला आकाश, नमी की नमकीन गंध से सराबोर हवा, सब कुछ बहुत परिचित था। यही वो जगह थी जिसका उसने सपना देखा था, वो घर जिसने उसे जिंदगी और सहारा दिया। उससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि यहीं उसे अपना कट्टर दुश्मन मिलेगा, जिससे वो दिलो जान से नफरत करती थी। 10 वर्षों में वह घृणा कम नहीं हुई थी, बल्कि समय के साथ वह और भी अधिक तीव्र होती गई थी। वास्तव में वह शुरू करने के लिए कुछ उत्सुक थी। अध्याय 115-093 युवा की पहली मुलाकात, अक्षम्य रूप से दुष्ट। हवाई अड्डे के पिकअप क्षेत्र के बाहर एक लंबा व्यक्ति प्रमुखता से दिखाई दे रहा था, जिसे बिना किसी प्रयास के आसानी से देखा जा सकता था। 1 मीटर 90 इंच की ऊंचाई के साथ वह भीड़ से ऊपर मुर्गियों के बीच बगुले की तरह ऊंचा खड़ा था। उसने कॉफी रंग की चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी, उसकी त्वचा का रंग गहरा था। उसके चेहरे के आधे हिस्से पर एक निशान उसे थोड़ा भयावह बना रहा था, जिससे उसके आसपास के लोग सहज रूप से 1 मीटर की दूरी बनाए रखते थे। उन 2 लोगों को देखकर उसने हाथ हिलाया, उसके चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। जी डाई दंग रह गया। ये वह क्यों था? जैसे ही दोनों बाहर निकले, वह आदमी तुरंत जी डाई का सामान लेने के लिए आगे बढ़ा और हल्की मुस्कान के साथ यूनिया की ओर देखा। मिस, आपका पुनः स्वागत है। वह भयंकर निशान अब उतना कष्टदायक नहीं लगता था। अपनी आंख के कोने से जी डाई की ओर एक नजर डालने पर उसके कानों के सिरे थोड़े लाल हो गए। यूनिया ने मन ही मनाह भरी, जी परिवार से आने वाले लोग हमेशा इतने समर्पित होते हैं। चाचा चांद, आपने इतने वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। चांद होंग ने शर्म से अपना सिर खुजलाया, यही तो मुझे करना चाहिए। लेकिन मिस, आप इतनी बदल गई हैं कि मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। यूनिया मुस्कुराए। बरसों पहले देश छोड़ने से पहले उसने घर की जिम्मेदारी अंकल चांद को सौंपी थी, उन्हें अपनी पूरी ताकत से खेलने दिया था और अंकल चांद ने उसे कभी निराश नहीं किया। उसके बाद से 10 सालों तक वे हमेशा संपर्क में रहे। अंकल चांद ने वादे के मुताबिक उसकी रक्षा की, अपना जीवन उसकी रक्षा में समर्पित कर दिया। मुझे जगह मिल गई है, चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर आराम करेंगे। चांद होंग ने योजना बनाए और सामान लेकर निकलने की तैयारी की। तभी उनके पीछे खड़ी भीड़ से चीख की आवाज आए, संप्रदाय के धर्मगुरु प्रकट हुए हैं। मेरे आदर्श, मिंग हान, उड़ान में बहादुर, उज्ज्वल संप्रदाय के अनुयायी हमेशा के लिए एकजुट। जिस प्रकार आकाश सूर्य के बिना नहीं हो सकता, उसी प्रकार उज्ज्वल संप्रदाय मिंग हान के बिना नहीं हो सकता। एकीकृत मंत्र तुरही की आवाज की तरह स्पष्ट और शक्तिशाली हवाई अड्डे के हॉल में गूंज रहा था, दिल को झकझोर रहा था और यूनिया को लगभग बहरा कर रहा था। मिंग हान। यूनिया रुकी और पलटकर देखने लगी। विशेष मार्ग से एक दुबली पतली और सीधी खड़ी आकृति धीरे धीरे बाहर आए। उसने गुची का कैजुअल परिधान पहन रखा था, मास्क और धूप का चश्मा पहने हुए थी। उसके हाथ जेब में थे, जो फैशनेबल और कूल दोनों था। 10 साल बीत चुके थे और कभी जवान रहा मशहूर हस्ती, मजाक में कहूं तो बूढ़ा आदमी बन गया था। अब 30 के दशक की शुरुआत में मिंग हान पुरुषों के लिए स्वर्णिम काल में था। माता पिता बच्चे के रियलिटी शो ने उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए थे और उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय करके लोहा गर्म होने पर ही चोट की थी। मेहनती और समर्पित मिंग हान को अपनी मेहनत का फल मिला। 5 साल पहले कंट्री टीचर में एक साधारण और दयालु शिक्षक की भूमिका के साथ उन्होंने सभी प्रमुख घरेलू पुरस्कार जीते और अभिनेताओं की श्रेणी में शीर्ष पर पहुंच गए। प्रशंसाओं से भरपूर और बढ़ती लोकप्रियता के साथ उनका करियर और भी आसान हो गया। आज वे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले पुरुष स्टार थे और उनके पास विज्ञापनों के ढेरों सौदे थे। उनके प्रशंसक उन्हें ब्राइट सैक कहते थे, जो मार्शल आर्ट उपन्यास द हेवन स्वॉर्ड एंड ड्रैगन सेबर के ब्राइट सैक की याद दिलाता था। वे उन्हें प्यार से सैक थाइरार्ट कहते थे, एक ऐसी उपाधि जो लोगों के दिलों में बस गई थी। जब भी कोई सैक थाइरार्ट का जिक्र करता तो मिंग हान ही सबसे पहले याद आता था।
जैसे ही मिंगहान गलियारे से बाहर निकला, वह अपने उत्साही और उन्मादी प्रशंसकों से घिर गया, जो मुश्किल से हिल पा रहे थे। उन्होंने अपना धूप का चश्मा उठाया, जिससे उनके सुंदर चेहरे पर कोई निशान नहीं रह गया, बल्कि एक परिपक्व और गहरा आकर्षण जुड़ गया जो और भी अधिक आकर्षक था। वह अपने प्रशंसकों का मुस्कुराते हुए स्वागत करते थे और बेहद मिलनसार दिखते थे। चाहे कोई ऑटोग्राफ लेना चाहता हो या फोटो खिंचवाना चाहता हो, वह धैर्य और सहयोग से काम लेते थे। यूनिया ने बस एक त्वरित नजर डाली और उदासीनता से कहा, चलो चलें। फिर भी जी डाई ने धीरे से पूछा, याया, क्या वह आदमी वही अभिनेता नहीं है जिसने उस वैरायटी शो में आपके पिता की भूमिका निभाई थी जिसमें आपने बचपन में भाग लिया था? यूनिया ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ते हुए कहा, लगता तो यही है। जी डाई की आंखों में सितारे उभर आए और वह तुरंत बोली, बहुत सुंदर। पहले से कहीं ज्यादा। परिपक्व पुरुष वास्तव में सबसे आकर्षक होते हैं। ये सुनकर चांद होन का चेहरा उतर गया और सोचने लगा, बस एक सुंदर लड़का, बोझ उठाने या काम संभालने में असमर्थ। चेहरे के अलावा वह किस काम का? बेशक उसकी बड़बड़ाहट जी डाई के ध्यान में नहीं आई, जो एक बार फिर मिंगहान की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सकी। खांसी, जल्द ही अंधेरा होने वाला है मिस, हमें सचमुच जल्दी करनी चाहिए। ये जी डाई को ये बताने का एक घुमावदार तरीका था कि वह देखना बंद कर दे, वरना रात हो जाएगी। ये देखकर यूनिया अपनी हंसी रोक नहीं सकी। अंकल चांद सचमुच बहुत अजीब थे। अपने प्रशंसकों से घिरे मिंगहान ने अचानक भीड़ से बाहर देखा। उसकी नजर एक सुंदर आकृति पर पड़ी, जिससे वह एक पल के लिए रुक गया। हालांकि अगले ही पल वह अपने प्रशंसकों के उन्माद में पीछे हट गए और उनके मन में आए क्षणिक विचार को पनपने का मौका ही नहीं मिला। चांद होन टोयोटा प्राडो चला रहे थे, जो एक मजबूत एसयूवी थी और उनके शरीर के लिए उपयुक्त थी। जी डाई कार में बैठ गई और चांद होन को गाड़ी चलाते हुए देखा। लगता है तुमने पिछले कुछ वर्षों में अपने लिए काफी अच्छा काम किया है। अध्याय 116-093 युवा की पहली मुलाकात, अक्षम्य रूप से दुष्ट _2। चांद होन ने शर्म से अपना सिर छुआ। अरे, मुझे लगता है कि सब ठीक था। यूनिया अपने होठों को मनोरंजन से सिकोड़ने से नहीं रोक सकी। ये दोनों वास्तव में दिलचस्प थे। उसने सोचा कि अगर आंटी डाई और अंकल चांद साथ होते तो शायद बहुत खुश होते। बस अफसोस की बात थी कि आंटी डाई के दिल में कोई था और वह किसी और मर्द को आसानी से स्वीकार नहीं करती। लेकिन दिल के मामलों में कौन यकीन कर सकता है। चांद होन उन्हें एक बेहद आलीशान रेस्टोरेंट में ले गया। जब यूनिया ने अंदर कदम रखा तो 3 बड़े अक्षरों वाला साइन बोर्ड चूशियांग पवेलियन देखा। काउंटर पर बैठा ऊँगता हुआ क्लर्क तुरंत उत्साह से उनके पास आया। भाई चांद, आप बहुत समय से नहीं आए हैं। जैसे ही उसने बात की, उसकी नजरें तेजी से यूनिया और जी डाई पर पड़ी और यूनिया को देखकर उसके आश्चर्य का पता चला। वही निजी कमरा अभी भी आपके लिए आरक्षित है, कृपया यहीं आ जाइए। जब चांद होन चुप था तो उसकी उपस्थिति काफी डरावनी थी। वह क्लर्क पर कोई ध्यान दिए बिना अंदर चला गया। उसके पीछे यूनिया और जी डाई आराम से चल रहे थे। वह व्यक्ति ऑर्डर देने के क्षण से लेकर व्यंजन परोसे जाने तक अपनी सेवा में तत्पर रहा तथा बड़े ही गर्मजोशी और देखभाल के साथ चाय और पानी परोसता रहा। जब सारे बर्तन बाहर ला दिए गए तो चांद होन ने उससे कहा, बस अब हमें तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। ठीक है भाई चांद, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिए, मैं तुरंत आ जाऊंगा, उन्होंने कहा और तेजी से निजी कमरे से बाहर निकल गए। जी डाई ने टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोका। ऐसा लगता है जैसे हम किसी गैंगस्टर के घर में हैं। सख्त दिखने के अपने फायदे हैं। चांद होन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। शर्म की बात यह थी कि उसकी काली त्वचा को नोटिस करना मुश्किल था। यूनिया मुस्कुराई। आंटी डाई, अंकल चांद को यह सुनकर दुख होगा। आपकी नजर में वह बस यही दर्शाते हैं। चांद होन ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। एक वयस्क व्यक्ति अजीब तरह से शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। जी डाई ने कहा, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं लगभग डर के मारे मर गया था। अगर वह एक क्रूर और निर्दयी डाकू की भूमिका निभाता तो वह निश्चित रूप से उस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता। यूनिया अपने होठों को फिर से सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। किसी किताब का अंदाजा उसके कवर से नहीं लगाया जा सकता। अंकल चांद भले ही खूंखार दिखते हों, लेकिन असल में वो बहुत ही चौकस और सौम्य हैं। उनसे शादी करने वाली कोई भी औरत बहुत खुश रहती है। इतना कहकर उसने जी डाई की तरफ देखा। जी डाई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, केवल अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि वह कौन बदकिस्मत महिला होगी जो आधी रात को जागकर मौत से डर जाएगी। उसकी आवाज अपमानजनक से अधिक चिढ़ाने वाली थी। हालांकि चांद होन ने इसे सुना। वह कुछ हद तक निराश हुआ, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। यूनिया ने निराशा में अपना सिर हिलाया। अचानक उसे एक कविता याद आ गई जो उसने पढ़ी थी। आप पुल पर खड़े होकर दृश्य देख रहे हैं और टावर पर खड़े दृश्य को देख रहा व्यक्ति आपकी ओर देख रहा है। चमकता चांद आपकी खिड़की को सजाता है, जबकि आप किसी और के सपने को सजाते हैं। आपके हृदय में एक सिनेबार तिल है, लेकिन आप किसी और के हृदय में उज्ज्वल चांदनी है। भोजन के आधे समय बाद निजी कमरे के बाहर से शोरगुल की आवाज आई, जिसके बीच बीच में गर्मागर्म बहस की आवाजें भी सुनाई दी। जी डाई ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई, जबकि चांद होन पहले से ही अपने पैरों पर खड़ा था। मैं जाकर देखूंगा, उसने कहा, फिर जल्दी से बाहर चला गया। जी डाई अपनी चिंता जाहिर करने से खुद को नहीं रोक पाई। जब से हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं, मुझे बुरा लग रहा है। दिन के उजाले में, और वो भी दोपहर के खाने के समय, एक भी ग्राहक नहीं। मुझे मत बताओ कि ये कोई संदिग्ध जगह है। अपनी बात खत्म करते करते जी डाई कांप उठी। यूनिया ने शांति से खाना जारी रखा और भोजन का एक कौर चबाने के बाद ही उसने कहा, आपकी चिंताएं अनावश्यक हैं। जी डाई अभी भी आश्वस्त नहीं थी। क्यों? क्योंकि यह रेस्टोरेंट अंकल चांद का है। अगर कोई परेशानी भी पैदा करता है तो क्या आपको लगता है कि अंकल चांद का चरित्र उसे नुकसान उठाने देगा? जी डाई चांद होन का चेहरा याद करके सिहर उठे। हालांकि उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह रेस्टोरेंट चांद होन का था। सजावट और आकार काफी प्रभावशाली थे।
चांग होंग जल्द ही वापस लौट आया और माफी मांगते हुए मुस्कुराया। निजी कमरे में कुछ मेहमानों ने शराब पीकर हंगामा किया था, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। यूनिया ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और अपना मुंह पोंछने के लिए नैपकिन उठाया। उसकी हरकतें सहज लालित्य से भरी हुई थीं। जी डाई ने चांग होंग की ओर देखा। ये रेस्तरां तुम्हारा है? चांग होंग ने अवचेतन रूप से यूनिया की ओर देखा। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ एक शेयरधारक हूँ। आमतौर पर दूसरे लोग इसका प्रबंधन करते हैं और मैं सिर्फ एक निष्क्रिय मालिक हूँ। जी डाई ने ओह कहा, लेकिन चांग होंग की ओर एक और नजर डालने से खुद को नहीं रोक सका। ये सोचकर कि उसके चेहरे पर कुछ है, चांग होंग ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अगर उसे पता होता कि जी डाई क्या सोच रही है, तो वह निश्चित रूप से अपना सिर दीवार पर पटकना चाहता। उसके जैसा सख्त आदमी बिजनेस करने की सोच रहा है। ये रेस्टोरेंट सचमुच बंद होने की ओर बढ़ता दिख रहा था। जैसे ही वे निजी कमरे से बाहर निकले, यूनिया ने अनजाने में सामने वाले कमरे की तरफ देखा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और धुएं के साथ शराब की तेज गंध आ रही थी, जो उबकाई लाने के लिए काफी थी। कुछ छायादार आकृतियां झिलमिलाती हुई गुजरी, जिनमें से एक ने अपना पैर मेज पर टिका रखा था। स्पष्टतः वे सम्मानजनक लोग नहीं थे। यूनिया सोच में पड़कर चली गई। तभी चांग होंग उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, ये लोग कुल्हाड़ी गैंग के हैं। हम हमेशा अपने ही लोगों में रहते हैं और शायद अभी कुछ ज्यादा ही नशे में हो गए थे। अध्याय 117 093 युवा की पहली मुलाकात। अक्षम्य रूप से दुष्ट _ 3। हर शहर में ऐसे छोटे छोटे गिरोह होते हैं जो संरक्षण के नाम पर धन इकट्ठा करके अपना गुजारा करते हैं। समाज के सबसे अंधेरे कोनों में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करने और उपद्रव मचाने में माहिर होते हैं और उन्हें शहर का अभिशाप माना जा सकता है। यूनिया ने आगे चल रहे जी डाई की ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाया। अंकल चांद ने उसके लिए जो घर ढूंढा था वह फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल के पास था। वहां से केवल 10 मिनट की पैदल दूरी पर पहुंचा जा सकता था तथा वहां रहने की पूरी सुविधाएं और सुविधाजनक परिवहन की व्यवस्था थी। 3 शयन कक्ष और एक बैठक कक्ष, साफ सुथरे और उज्ज्वल। खिड़की खोलने पर समुदाय के भीतर एक झील और दूसरी ओर मनोरंजन पार्क में एक फेरिस व्हील का दृश्य दिखाई देता था। यूनिया ने किंडू के खाते के माध्यम से स्टॉक ट्रेडिंग करके अच्छी खासी रकम कमा ली थी और अस्पताल में काम करने के अपने वर्षों से भी काफी बचत कर ली थी, इसलिए कम से कम कैपिटल सिटी जैसे शहर में 2 अच्छे घर खरीदना कोई समस्या नहीं थी। कैपिटल सिटी में जिस घर में आंटी डाई रहती थी, वह अंकल किन का था, जिन्होंने कहा था कि जब यूनिया 18 वर्ष की हो जाएगी तो वे ये संपत्ति उसे वयस्क उपहार के रूप में हस्तांतरित कर देंगे। उस घर की मौजूदा बाजार कीमत 30 करोड़ से ज्यादा थी। बाद में यूनिया ने अंकल चांग के नाम पर जियांगजो में 2 घर खरीदे। वे उस समय निर्माणाधीन थे और अस्थायी रूप से रहने लायक नहीं थे, इसलिए उसके पास रहने के लिए किराए पर जगह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। जीडाई ने घर का दौरा किया और उसे हर लिहाज से संतोषजनक पाया। रसोई में सब्जियों से भरा फ्रिज खोलते हुए वह सोच में पड़ गई कि वह डरावना आदमी कितना सलीके से काम कर रहा होगा। जीडाई ने रसोई घर में खुद को व्यस्त कर लिया और उनकी वापसी का जश्न मनाने के लिए आज रात एक दावत तैयार करने की योजना बना रही थी। AI एनालिसिस ऑफ बेल शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। PPS स्टॉक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही यूनिया ने कमरे में प्रवेश किया, चांग होंग भी उनके पीछे आ गया। उसने अपनी जेब से एक USB ड्राइव निकाली और यूनिया को थमाते हुए कहा, मैं इन सालों में युनशेन की जांच कर रहा हूँ। हालांकि युनशेन बहुत सतर्क है, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाता, लेकिन आखिरकार मुझे कुछ सुराग मिल ही गए। सारे सबूत यही हैं। यूनिया ने USB ड्राइव पकड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, चाचा चांग, आपने कड़ी मेहनत की है। चांग होंग ने अपना सिर रगड़ते हुए कहा, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन मिस युनशेन हमारी कल्पना से भी ज्यादा निर्दयी है, बिल्कुल बेईमान। आपको भविष्य में और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। चांग होंग के जाने के बाद यूनिया ने कंप्यूटर चालू किया, USB ड्राइव को कनेक्ट किया, डेटा देखा, फिर फाइलें हटा दी और अपना ब्राउजिंग इतिहास साफ कर दिया। कुर्सी पर बैठी वह खिड़की से बाहर देखती रही, विचारों में खोई रही। डेटा में युनशेन की रिश्वतखोरी के सबूत थे। इसे अभियोजक के कार्यालय को सौंपने से युनशेन को थोड़ी परेशानी हो सकती थी, लेकिन बस इतना ही, अभियोजक के कार्यालय से एक चक्कर लगाने के बाद शायद उसे रिहा कर दिया जाएगा। इससे न सिर्फ उसे पद से हटाने में मदद मिलेगी, बल्कि उसका ध्यान भी आकर्षित होगा। यूनिया इससे भी अधिक चाहता था, जेल उसके लिए बहुत उदार थी। वह चाहती थी कि वह बदनाम हो और मौत से भी बदतर जिंदगी जिए। अगली सुबह नाश्ते के बाद यूनिया तैयार हो गई और ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए अस्पताल के लिए रवाना हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसके घर से अस्पताल सिर्फ 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। जब वह हरी बत्ती का इंतजार कर रही थी, यूनिया ने देखा कि उसके बगल में प्राइमरी स्कूल के कई छात्र खड़े थे, जो यूनिफॉर्म पहने और बैग लिए हुए थे। उनके युवा चेहरे ऊर्जा से भरपूर थे। यूनिया ने इन युवा छात्रों को देखा, उसकी आंखें हंसी से चमक रही थीं। एक छोटे लड़के ने यूनिया की एक झलक अचानक देख ली, उसकी गर्म और चमकदार आंखों से प्रभावित होकर। सुबह के सूरज ने उसे सुनहरी चमक से नहला दिया था, जिससे उसकी खूबसूरती अवास्तविक लग रही थी। लड़का रुका, फिर अपने दोस्त से कुछ फुसफुसाया, जिससे वह भी देखने लगा। बड़ी बहन, आप हमें क्यों देख रही हैं? बहादुर लड़के ने पास आकर पूछा। यूनिया मुस्कुराई और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लड़का उसकी निगाहों में खोया हुआ सा लग रहा था, मानो उसे कोई दुला रहा हो। उन साफ आंखों में वह अपना अक्स साफ देख सकता था। बड़ी बहन, आप सचमुच बहुत सुंदर हैं। मैं भी आपको पसंद करता हूँ, लड़के ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। जब हरी बत्ती जली तो लड़के ने यूनिया की ओर हाथ हिलाया। बड़ी बहन, हमें कक्षा के लिए देर हो जाएगी। अलविदा। कोने पर उनकी आकृतियों को गायब होते देख यूनिया अपने होश में आए, लेकिन तब तक बत्ती फिर से हरी हो चुकी थी और उसे अगली आकृति का इंतजार करना पड़ा। उसकी झुकी हुई आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। सुबह की धूप में सहपाठियों के साथ स्कूल की ओर पैदल चलना, रास्ते में बातें करना और हंसना।
एक चमकदार और साफ सुथरी कक्षा में शिक्षक की बातें सुनना, ध्यानपूर्वक नोट्स लेना, सहपाठियों के साथ घूमना फिरना, एकमात्र चिंता ये कि कौन सा शिक्षक कितना कठोर है और यदि बुलाया जाए तो क्या करना है। वे बेफिक्र और मासूम दिन कुछ ऐसे थे जो उसे कभी नहीं मिल सकते थे। सिर्फ 7 सालों में उसने मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी के सभी कोर्स पूरे कर लिए, मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। सब उसे एक प्रतिभाशाली इंसान कहते थे, लेकिन कौन जानता था कि उसकी बेतहाशा कोशिशें समय के साथ उसकी दौड़ पीछे छूट जाने के डर से पैदा हुई थी। अध्याय 118 093 युवा की पहली मुलाकात, अक्षम्य रूप से दुष्ट _4। सम्मान के साथ हानि भी आए। वह व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ लाभ और हानि का आकलन कर रही थी। मछली और भालू के पंजे में से एक को चुनना है, इतना नाटकीय क्यों होना चाहिए। इस समय हरी बत्ती फिर से जल गई और यूनिया भीड़ के साथ सड़क पार कर गई। जियांगजो फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल गुवान जिले के नंबर 1 पीपुल्स एवेन्यू में स्थित है। ये लगभग 2 लाख वर्ग मीटर में फैला है और इसका इतिहास 100 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। ये स्वास्थ्य सेवा, शिक्षण और अनुसंधान को एकीकृत करने वाला एक व्यापक त्रिस्तरीय अस्पताल है। अस्पताल में प्रवेश करते हुए और कार्यालय भवन को देखते हुए यूनिया ने साइन बोर्ड देखा और सीधे 5वीं मंजिल पर स्थित प्रशासन निदेशक के कार्यालय की ओर चल पड़ी। युवा लोगों का एक समूह कार्यालय के दरवाजे को घेरे खड़ा था। उनके हाथ में बायोडेटा था, प्रत्येक के चेहरे पर चिंता के भाव थे। कभी कभी वे कार्यालय की ओर आशा भरी, घबराई हुई निगाहें डाल रहे थे। दुर्भाग्यवश वह नौकरी के साक्षात्कार के दौरान वहां पहुंची थी। यूनिया ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया, लेकिन चोटी वाली एक महिला ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आपको नहीं पता कि आपको लाइन में खड़ा होना होगा। बिना विचलित हुए यूनिया ने 3 बार दरवाजे पर दस्तक देते हुए अपनी दस्तक 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 जारी रखी। महिला की आवाज ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जिन्होंने मुड़कर देखा तो वह एक बहुत ही आकर्षक, संतुलित युवती थी, हालांकि वह काफी युवा लग रही थी। तो एक युवक ने पूछा, छोटी बहन, क्या तुम हाई स्कूल से स्नातक हो चुकी हो? यहाँ शोरगुल में क्यों शामिल हो रही हो? अगर साक्षात्कार देना है तो लाइन में लग जाओ। बिल्कुल, शिष्टाचार की इस कमी के कारण कोई भी साक्षात्कारकर्ता उसे पास नहीं कर पाएगा। आजकल के बच्चों में बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। यूनिया अपने आसपास हो रही मजाकिया टिप्पणियों को सुन रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। जल्द ही किसी ने नाराजगी भरे चेहरे के साथ दरवाजा खोला और चिल्लाया, ये सब दस्तक क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें कतार में लगना है? नमस्ते, कृपया ये बायोडेटा डायरेक्टर झाओ को दे दीजिए, लड़की ने तीखी, कोमल आवाज में कहा, जिससे उत्तेजित सहायक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। लड़की का चेहरा देखते ही सहायक ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उन्होंने बायोडेटा लिया और उनका रुख काफी नर्म हो गया। ठीक है, यहीं रुको। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। कई लड़कियां आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकीं। क्या सुंदर होने के वाकई कोई फायदे हैं? यह अभी भी चोटी वाली लड़की ही थी जिसने अहंकार और घृणा से भरी हुई यूनिया को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। आजकल लोग बस दिवास्वप्न देख रहे हैं। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। आईने में अच्छी तरह देखो और देखो कि क्या तुम डॉक्टर बनने के लिए बने हो। लड़की चुपचाप खड़ी थी, उसके हाव भाव में एक अनोखी शालीनता और शांति झलक रही थी। चोटी वाली आक्रामक लड़की की तुलना में वह इतनी सुंदर और सुडौल थी कि देखने वालों को भी दर्द हो रहा था। लड़के यूनिया की तरफ नजरें चुराने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे, फिर भी अंदर ही अंदर उन्हें लग रहा था कि चोटी वाली लड़की की बात में दम है। सच में डॉक्टर बनना आसान नहीं है। ये लड़की बिल्कुल हाई स्कूल की छात्रा जैसी दिखती है। छोटी बहन, यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम रह सको। नाना, उसके बगल में बैठी एक नाजुक सी दिखने वाली लड़की ने उसे धक्का देते हुए फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा मत करो, हो सकता है कि वह एक दिन हमारी सहकर्मी बन जाए, तुम्हें पता है। नाना नाम की लड़की ने आंखें घुमाई और तिरस्कार से बोली, उसे प्लीज मानो ऐसा हो सकता है। उसने जियांगजोऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। स्वास्थ्य ब्यूरो द्वारा आयोजित एकीकृत भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वह अस्पताल में औपचारिक रूप से नियुक्त डॉक्टर बन सकती थी, लेकिन लिखित परीक्षा के दौरान उसे 39 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बुखार था और उसका प्रदर्शन खराब रहा। इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके पास अस्पताल की अपनी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि ये केवल एक अनुबंध पद था जहां अस्पताल आपको कभी भी बर्खास्त कर सकता था और सुविधाओं के मामले में ये स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति से कहीं कमतर था, एक ऐसी बात जो एक मूर्ख भी जानता होगा। फिर भी उसका परिवार अमीर था। उसके पिता ने अस्पताल को एक बड़ी रकम दान की थी, जिससे उसके लिए यह पिछला रास्ता खुल गया। फिर भी उसे औपचारिकताएं निभानी पड़ी। उसे अपनी सफलता का पूरा भरोसा था, इसलिए वह बाकी सबको नीची नजरों से देखती थी। हालांकि यूनिया ने अपने आसपास हो रहे परेशान करने वाले उपहास को नजरअंदाज कर दिया। उसका व्यवहार शांत और पूरी तरह से अप्रभावित रहा। लड़की का शांत बाहरी रूप ऐसा लग रहा था जैसे वह रुई पर मुक्का मार रही हो। वह बहुत ही नर्म थी और लोगों को और अधिक क्रोधित कर रही थी। क्या तुमने मुझे बात करते नहीं सुना? तुम बहरी हो या गूंगी? लावनाना ने यूनिया की ओर कदम बढ़ाए, साफ तौर पर परेशानी खड़ी करने की कोशिश करते हुए, जबकि नाजुक सी दिखने वाली लड़की तेजी से उसके पीछे पीछे चली, आंखों में छिपी मुस्कान के साथ स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रही थी। यूनिया की झुकी हुई आंखों में एक ठंडी चमक क्षण भर के लिए चमकी, फिर गायब हो गई। अपने जीवन काल में उन्हें अपने कानों के पास बहरा और गूंगा शब्द सुनना किसी भी अन्य चीज से अधिक नापसंद था। तभी दरवाजा अंदर से खुला। एक जवान लड़की हाथ में बायोडेटा लिए बिना किसी की तरफ देखे मुंह ढके रोने जैसी सूरत में बाहर निकली। कुछ दर्शक दंग रह गए और फिर उनमें घबराहट की लहर दौड़ गई। लावनाना ने नाक भान सिकुड़ी। ये तो हारे हुए लोग हैं, ये उससे कैसे मुकाबला कर सकते हैं। अध्याय 119 093 युवा की पहली मुलाकात, अक्षम्य रूप से दुष्ट _5। जो सहायक पहले आया था अब दरवाजे पर था।
लावनाना ने यूनिया की तरफ देखा, गर्व से अपनी छाती बाहर निकाली और सहायक की ओर चल पड़ी। हालांकि सहायक ने उसकी ओर देखा तक नहीं, उनकी निगाहें यूनिया पर टिकी रहीं, एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ और अनजाने में एक सम्मानसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए बोल पड़े, कृपया अंदर आएं। यूनिया ने बिना किसी की ओर देखे थोड़ा सा सिर हिलाया और अंदर चली गई। लावनाना का चेहरा कठोर हो गया और वह दरवाजे को घूरती रही, जो उसके पीछे बंद हो गया, और गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। वेनशियू ने उसके कान में धीरे से कहा, लगता है उसका भी कोई समर्थक है। लावनाना ने चिढ़कर कहा, मेरे पिताजी ने अस्पताल को आयातित उपकरणों का एक पूरा सेट दान कर दिया, जो सामान जिंगडू ग्रैंड अस्पताल के पास भी नहीं है। कोई समर्थक मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? वेनशियू ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन उस व्यक्ति का भी अच्छा खासा इतिहास है। हम में से जिनके कोई संबंध नहीं है, हम इसे भाग्य पर ही छोड़ सकते हैं। लावनाना ने उसे एक नजर देखा, मैं निर्देशक से बात करूंगा, तुम्हें कुछ और मौके देने के बारे में देखूंगा। वेनशियू ने तुरंत ही लावनाना की बांह को अति प्रसन्नता और कृतज्ञता भरे अंदाज में पकड़ लिया। नाना, मैं जानता था कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सहायक द्वारा सौंपे गए बायोडेटा को देखकर निदेशक झाओ पहले तो अप्रसन्न हुए। आजकल के नौजवानों को क्या कोई नियम समझ नहीं आता? क्या उन्हें लाइन में लगना नहीं आता? उन्होंने मन ही मन उन्हें काट दिया और बायोडेटा मेज पर रख दिया और सोचा कि इस युवा को एक अच्छा सबक सिखाया जाए। इंटरव्यू में आई लड़की वैसे तो हर लिहाज से बुरी नहीं थी, लेकिन वो डरपोक थी और इंटरव्यू के दौरान उसकी आंखों में आत्मविश्वास की कमी थी। ऐसा इंसान सर्जरी में कैसे काम कर सकता है? ये सोचते हुए ही उसकी नजर अनायास ही रिज्यूमे के कवर पर पड़ गई। साक्षात्कारकर्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए आमतौर पर बनाए जाने वाले आकर्षक रिज्यूमे के विपरीत ये रिज्यूमे साधारण काले और सफेद रंग में था, जो साफ और सुंदर दिख रहा था, मानो उसमें से हल्की सी खुशबू आ रही हो, मानो उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। उसने हाथ बढ़ाया और बायोडेटा उठा लिया। पतला बायोडेटा उसके हाथ में लगभग भारहीन लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गईं कि वे लगभग बाहर निकल आईं। उसके बगल में बैठा सहायक सोच में पड़ गया कि आखिर इसमें लिखा क्या होगा। सहायक ने दबे पांव चलकर एक नजर डालने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। निर्देशक झाओ ने अचानक अपनी हथेली मेज पर पटक दी। उनके चेहरे पर उत्तेजना के भाव दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुड़कर सहायक को भयंकर निगाहों से देखा, सहायक को ऐसा लग रहा था कि निर्देशक एक क्रूर जानवर में बदल जाएगा और उसे वहीं खा जाएगा। उन्होंने कहा, उन्हें जल्दी से अंदर ले आओ। सहायक थोड़ा हिचकिचाया, अभी भी कुछ उलझन में था। डायरेक्टर झाओ ने उसके सिर पर तमाचा मारा, तुम क्या चक्कर खा रहे हो? जल्दी से उन्हें अंदर लाओ। फिर वह उठ खड़ा हुआ, उत्साह से इधर उधर टहलते हुए बुदबुदाया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, इतना बड़ा शॉट लेना पड़ेगा। आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकल रहा है ना? उसने मुड़कर बाहर भी देखा, सूरज पूर्व दिशा में उग रहा था। आसमान चमकीला और सुंदर था। ये देखकर कि सहायक को अभी भी समझ नहीं आया है, उसने लगभग चाहा कि काश वह उसे धक्का देकर कार्रवाई के लिए प्रेरित कर पाता। क्या तुम जल्दी जाओगे या नहीं? डायरेक्टर, साक्षात्कार लेने वाली लड़की ने डरते हुए पुकारा। तभी डायरेक्टर झाओ को लड़की की याद आई। उन्होंने अपना चेहरा सीधा किया और खांसते हुए कहा, बस इतना ही, आप वापस जा सकते हैं और नोटिस का इंतजार कर सकते हैं। लड़की को अनिश्चितता महसूस हुई और निर्देशक झाओ की अभिव्यक्ति को देखकर उसे लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं और उसके आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। निदेशक झाओ इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने सहायक को कड़ी नजर से देखा, जिसके बाद सहायक ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और बाहर चला गया। जल्द ही सहायक एक युवा लड़की को अंदर ले आया। लड़की ने हल्के हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जिस पर बनी आड़ी तिरछी रेखाएं दृश्य प्रभाव को और भी बढ़ा रही थी। वह बेहद आकर्षक लग रही थी। उसने हल्के बेज रंग का ओवरकोट पहना हुआ था। उसकी लंबी खूबसूरत काया और भी निखर रही थी, जिससे उसकी पतली गोरी टांगें दिखाई दे रही थी, और उसने सफेद फ्लैट जूते पहने हुए थे। उसमें एक छात्रा जैसी युवा स्फूर्ति और एक स्त्री जैसी सौम्यता दोनों झलक रही थी। उसके पहनावे और काया को देखकर नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। उसके सिर के पीछे बंधी हुई भूरे रंग की चोटी ने उसके उत्कृष्ट चेहरे को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। बड़ी चमकदार आंखें कोमल लहरों से चमक रही थीं। गहराई से देखते हुए उसकी निगाहें एक पल में दिलों को नरम कर देती थीं। उसने अवचेतन रूप से सहायक की ओर देखा, जिसने कंधे उचका दिए। लड़की ने अपना सिर घुमाया और सहायक की ओर देखा। उसकी गहरी काली आंखों को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। स्थिति को भांपते हुए सहायक चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। तुम कौन हो? डायरेक्टर झाओ ने मन ही मन सोचा। असिस्टेंट तो जल्दी से भाग गया, उसे किसी को लाने भेजा गया था और वो एक युवती को वापस ले आया। अगर उसने किसी बड़े आदमी को नजरअंदाज कर दिया होता तो मुसीबत हो जाती। डायरेक्टर झाओ, लड़की की स्पष्ट मनभावन आवाज गूंजी, जिससे डायरेक्टर झाओ का दिल धड़क उठा, पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर। सचमुच बहुत अजीब। लड़की ने उसके हाथ में रखे बायोडेटा की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा है। अध्याय 120-093 युवा की पहली मुलाकात, अक्षम्य रूप से दुष्ट _6। निर्देशक झाओ ने बायोडेटा पर नजर डाली, फिर पास ही खड़ी सुंदर और आकर्षक लड़की की ओर देखा। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अचानक एक प्लॉप की आवाज के साथ वह कुर्सी से गिर पड़ा। बाहर इंतजार कर रहे लोग अंदर हो रहे शोर पर कान लगाए हुए थे और सोच रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। तभी उन्हें खटपट की आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे इंतजार बढ़ता गया, लावनाना का चेहरा हर मिनट बदसूरत होता गया। 10 मिनट बाद दरवाजा अंदर से खुला और लड़की बाहर निकली। सभी ने अपनी आंखों से देखा कि आमतौर पर घमंडी सहायक निर्देशक उत्सुकता से लड़की को बाहर जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर चापलूसी भरा भाव था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। भीड़ चुप हो गई। उनकी निगाहें लड़की की ओर जिज्ञासा से भर गईं। सच तो यह है कि निदेशक झाओ स्वयं उसे बाहर जाते देखना चाहते थे, लेकिन सहायक द्वारा याद दिलाए जाने और प्रभाव को देखते हुए उन्होंने बलपूर्वक खुद को रोक लिया।
लड़की बिना किसी और देखे आगे बढ़ गई। उसकी मुद्रा में एक अवर्णनीय लालित्य और कुलीनता झलक रही थी जो उसे भीड़ से अलग कर रही थी, मानो वह एक अलग दुनिया में रहती हो जिससे अनायास ही दूसरों में हीनता की भावना उत्पन्न हो रही थी। लावनाना के पास से गुजरते हुए लड़की रुकी, लेकिन उसकी तरफ नहीं देखा। उसके स्वाभाविक बड़प्पन में एक घमंडी संयम था, मानो यह व्यक्ति नजर डालने लायक भी न हो। एक दूसरे के बगल में खड़े लावनाना अचानक तुलना में एक देहाती आदमी जैसे लगने लगे। उन्हें खुद इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने यूनिया को ईर्ष्या भरी नजरों से घूरा। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और उसकी कर्कश आवाज में एक लगभग अदृश्य ठंडक थी। एक महिला सार्वजनिक रूप से अपनी आवाज ऊंची नहीं करती। यह आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। भावी सहकर्मी, मैं आपके प्रदर्शन का इंतजार कर रही हूँ। ऐसा कहकर वह तेजी से चली गई और लावनाना का चेहरा लोहे की तरह हरा हो गया। सहायक ने सूखी खांसी के साथ उस अजीब सी खांस को तोड़ते हुए कहा, मुझे माफ करना सभी को, आज का साक्षात्कार समाप्त हो गया है। कृपया कल फिर आइए। लावनाना सबसे पहले चीखी। अपमानित होने और अपना गुस्सा निकालने की कोई जगह न होने के कारण ये सुनकर वह भड़क उठी कि इतना लंबा इंतजार बेकार गया। उन्होंने तुरंत पूछा, क्यों? हमने इतनी देर तक इंतजार किया है। अगर निर्देशक ने कहा है कि इंटरव्यू नहीं, तो फिर इंटरव्यू नहीं। क्या ये हमारे साथ खिलवाड़ नहीं है? सहायक ने उसे ठंडी निगाह से देखा, क्योंकि ऊपर से किसी ने उसे इसकी सूचना दी थी। मैडम, कृपया अपनी भाषा का ध्यान रखें। यह एक सार्वजनिक स्थान है जहां ऊंची आवाज में बात करना मना है। लावनाना का चेहरा लाल हो गया जब उसे लड़की का मजाक याद आया। उसे संदेह हुआ कि सहायक जानबूझकर ऐसा कर रहा था। सूर्य की रोशनी में चलते हुए यूनिया ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल लीं। निर्देशक झाओ के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए उसने धीरे से आह भरी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश अलग अलग थे। उसकी उम्र में देश में करियर शुरू करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा था, लेकिन इनमें से कोई भी समस्या नहीं थी। निक्स नाम ही एक ब्रांड था और उसकी तकनीकी विशेषज्ञता सभी संदिग्ध नजरों को पूरी तरह से दूर कर सकती थी। निदेशक झाओ उसे डीन से मिलवाने ले जाना चाहते थे, लेकिन पता चला कि डीन कुछ देर पहले ही पड़ोसी प्रांत में एक मीटिंग में गए थे और परसों तक लौटेंगे। उन्होंने यूनिया का फोन नंबर ले लिया था और कहा था कि डीन के लौटने के बाद वे उससे संपर्क करेंगे। डीन से मिलने के बाद ही काम की विशिष्ट व्यवस्था तय की जाएगी। अस्पताल से निकलने के बाद यूनिया सीधे घर नहीं गई, बल्कि गुवान एवेन्यू के साथ साथ चलती रही। रास्ते में दुकानों और संकेतों को देखती रही। उसे यह पता नहीं था कि वह कितनी देर से चल रही थी, जब तक कि सूरज सीधे उसके ऊपर नहीं आ गया और झुलसा देने वाली किरणें जमीन को जला नहीं रही थीं। यूनिया का पेट गुर्रा उठा और वह एक बीफ नूडल रेस्तरां में चली गई और उसने एक कटोरा बीफ नूडल्स का ऑर्डर दिया। नूडल्स का इंतजार करते समय छात्रों के समूह वहां आ गए। उन्होंने हाई स्कूल की वर्दी पहन रखी थी और वे युवा लड़कियों की रुचि वाले विषयों पर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, जैसे कि कोई सितारा कितना सुंदर है, वे किस ब्रांड का मस्कारा इस्तेमाल कर रही हैं और वे किस उपन्यास को पढ़ रही हैं। इसकी नवीनतम जानकारी बिना किसी सार के बातचीत। यूनिया ने देखा कि उनकी वर्दी पर छाती के बैज पर कक्षाओं के नामों के साथ जियांगजोउ नंबर 1 हाई स्कूल का नाम लिखा था। अपनी उत्कृष्ट दृष्टि से उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला, ये सभी लड़कियां एक ही कक्षा, तीसरे वर्ष कक्षा 2 की थीं। ऐसा लग रहा था कि जियांगजोउ नंबर 1 हाई स्कूल इस नूडल रेस्तरां के पास ही था, लेकिन उसे याद आया कि आनसोम संभवतः इसी स्कूल में है और अभी अपने अंतिम वर्ष में है। नूडल रेस्टोरेंट आयताकार था, जिसमें बाएं और दाएं 2 कतारें थीं। यूनिया बाएं तरफ सबसे दूर वाली कतार में बैठी थी और लड़कियों के समूह ने दाएं तरफ दूसरी कतार चुनी ताकि यूनिया के चेहरे का सिर्फ एक ही हिस्सा देख सकें। तभी एक वेटर यूनिया के सामने टेबल पर बीफ नूडल्स का एक कटोरा ले आया। ये रहे आपके बीफ नूडल्स। यूनिया ने ऊपर देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। युवा पुरुष वेटर का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया, लेकिन उसकी नजरें लड़की के चेहरे पर एक और नजर डालने से खुद को नहीं रोक सकी। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।